हेलो लर्नर्स, क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी बुक है जो पॉलिटिकल साइंस की सिटीजनशिप जो चैप्टर है उसका टॉपिक है इक्वल राइट्स। वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन दिस सेक्शन वी विल एग्जामिन अनदर एस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप, that is the issue of whether full and equal membership means that all citizens, rich or poor, should be granted certain basic rights and a minimum standard of living by the state। क्या अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, नागरिकता की, तो इसका मतलब क्या है कि फुल और इक्वल मेंबरशिप का मतलब क्या है कि जितने भी सिटीज़न हैं, चाहे वो गरीब हैं चाहे वो अमीर हैं, कि उनको सभी को जो बेसिक राइट्स हैं और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो प्रोवाइड करवाना स्टेट की तरफ से ये सिटीजनशिप में आ जाता है, इक्वल राइट्स में आ जाता है। टू डिस्कस दिस इशू वी विल लुक एट वन सेट ऑफ पीपल दैट इज़ इन अर्बन पुअर। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम जो अर्बन में यानी कि शहरों में जो गरीब हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर इन टाउन्स इज़ वन ऑफ द अर्जेंट प्रॉब्लम फेसिंग द गवर्नमेंट टुडे। जो शहरों में गरीब लोग हैं उनको उनके उन वो भी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट भी इनके कारण जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी अर्जेंट प्रॉब्लम बन गई है ना। देर इज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अ स्लम ड्वेलर्स। तो स्लम्स यानी कि झुग्गी झोपड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी अगर आप शहर में जाओ तो। एंड स्क्वेटर्स इन द एवरी सिटी इन इंडिया, ऑल्दो दे मे डू नेसेसरी एंड अ यूजफुल वर्क, चाहे वो नेसेसरी और यूजफुल वर्क कर रहे हैं, ऑफन एट लो वेजेस, और मगर उनकी जो वेजेस हैं, उनकी जो तनख्वाह है वो बहुत कम है। दे आर ऑफन व्यूड एज अ अनवेलकम्ड विजिटर बाय द रेस्ट ऑफ द टाउन पॉपुलेशन। जो और जो अच्छे टाउन के पॉपुलेशन है वो उनको अनवेलकम्ड करती है, यानी कि उनका स्वागत नहीं किया जाता। दे मे बी ब्लेम्ड फॉर स्ट्रेनिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सिटी और फॉर स्प्रेडिंग क्राइम एंड डिजीज, और वो उनको ब्लेम करते हैं, उनके ऊपर दोष लगाया जाता है कि आप क्राइम और डिजीज़ का कारण हो शहरों में। द कंडीशन इन स्लम्स आर ऑफन शॉकिंग। तो बहुत शॉकिंग, अगर आप जाओ ना स्लम्स की तरफ तो आपको शॉकिंग देखने को मिलेगी ये कंडीशन। मैनी पीपल मे बी अ क्रैम्ड इनटू अ स्मॉल रूम इन विद अ नो प्राइवेट टॉयलेट, रनिंग वाटर और सैनिटेशन। तो आपको एक छोटे से रूम में लोग रहते देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पब्लिक जो प्राइवेट टॉयलेट है वो नहीं है, पानी का अच्छे से जो बिल्कुल भी अच्छा सिस्टम नहीं है, और सैनिटेशन का बिल्कुल भी प्रबंध नहीं है। लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर इनसिक्योर इन स्लम। लाइफ भी और प्रॉपर्टी भी वो इनसिक्योर होती हैं स्लम वाले एरिया में। हाउएवर सम dweller मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी थ्रू देयर लेबर। मगर फिर भी ये जो अपना वर्क करते हैं, इनके जो वर्क के कारण इकोनॉमी में बहुत अच्छा ये कंट्रीब्यूशन देते हैं अपनी लेबर के थ्रू। दे मे बी अ हॉकर, वो हॉकर हो सकते हैं। हॉकर्स पता क्या होती हैं? जो फेरी वाले होते हैं ना, पेटी ट्रेडर, छोटे छोटे ट्रेडर्स हो सकते हैं, स्कैन वेंजर्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हो सकते हैं, प्लम्बर्स हो सकते हैं, मैकेनिक्स हो सकते हैं, अमंग अदर प्रोफेशंस। इस तरह के प्रोफेशंस करने वाले हो सकती हैं। स्मॉल बिजनेस सच एज केन वेविंग और अ टेक्सटाइल प्रिंटिंग और अ टेलरिंग में ऑल्सो भी डेवलप इन स्लम। ये भी इस तरह के जो वर्क कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो स्लम डेवलप कर लें। The city probably spend a relatively little on a providing slum dweller with a service such as a sanitation or a water supply। तो ये जो सिटी है वो सिटी बहुत कम जो प्रोबेबली ही स्पेंड करती है, पैसे स्पेंड करती है इनको जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, इनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इनके सैनिटेशन के लिए और इनके वाटर सप्लाई के लिए बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अवेयरनेस अबाउट द कंडीशन ऑफ द अर्बन
poor is growing among government, NGOs and other agencies and among the slum dweller themselves. तो अवेयरनेस यानी कि क्या हमें जागरूकता फैलानी होगी इनकी कंडीशन की, गवर्नमेंट को, एनजीओज को, और इनको भी बताना होगा कि आप इस कंडीशन में रह रहे हो, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. For instance, a national policy on urban street vendor was framed in January 2004. There are lakhs of street vendor in a big cities and they often face a harassment from the police and town authority. तो जो फेरी वाले होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, पुलिस की जो अथॉरिटी है उनकी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है. तो एक सिटीज़ में आपको लाखों ही हॉकर्स देखने को मिलेंगे बड़ी बड़ी सिटीज़ में. तो 2004 में एक पॉलिसी भी फ्रेम की गई थी, इसके बारे में आपने याद रखना है. The policy was intended to provide a recognition and a regulation for a vendor to enable them to carry on their profession. तो भाई ये जो 2000 में ये जो पॉलिसी आई थी तो इसके आधार पे ये जो वेंडर्स हैं वो अपना जो प्रोफेशन है वो कैरी ऑन कर सकते हैं विदाउट हरासमेंट सो लॉन्ग एज दे ओबेड गवर्नमेंट रेगुलेशन. तो यानी कि उनको कोई भी हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा और रूल एंड रेगुलेशन ओबे करेंगे अगर वो गवर्नमेंट के बनाए हुए. स्लम dwellers also are becoming aware of their rights and are beginning to organize to demand them. तो वो भी अब अवेयर हो गए हैं, जो स्लम ड्वेलर्स हैं वो भी अवेयर हो गए हैं, उन्होंने भी ऑर्गेनाइज होना शुरू कर दिया है और सरकार को डिमांड करनी शुरू कर दी है. दे हैव सम टाइम इवन अप्रोच द कोर्ट, इवन वो कोर्ट भी पहुंचते हैं अपने अधिकारों के लिए. इवन अ बेसिक पॉलिटिकल राइट लाइक द राइट टू वोट मे बी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सरसाइज बिकॉज टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वोटर्स a fixed address is required and a squatters and a pavement dweller may find that difficult to प्रोवाइड दिस. भाई ये देखिए, तो अगर पॉलिटिकल राइट हमने इंजॉय करना है तो हमारे पास अगर हमने राइट टू वोट है, हम पॉलिटिकल राइट क्या है, हमारा राइट टू वोट है. तो जो हॉकर्स हैं तो इनको ये मुश्किल आती है क्योंकि इनका जो रहन बसेरा होता है वो परमानेंट नहीं होता, तो जिसकी वजह से इनको ये सभी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके पास वो नहीं होते. पेवमेंट पे यानी कि फुटपाथ पे इनको रहना पड़ता है. अमंग अदर ग्रुप्स ऑफ people who are becoming marginalized in our society are the tribal people. ऐसे ही जो tribal people हैं वो भी marginalized हैं हमारी सोसाइटी में, उनको भी अलग मतलब सोसाइटी में इंक्लूड नहीं किया जाता. फॉरेस्ट ड्वेलर्स, these peoples are depend on access to a फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज टू मेंटेन देयर अ वे ऑफ लाइफ. तो ये जो ट्राइबल पीपल हैं तो इनका ये अब ज़्यादातर जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट के ऊपर ही अब ये इनका जो सारा गुजारा है वो उसके ऊपर ही चलता है. अपनी लाइफ भी ये इन्हीं रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से जो कुछ प्रोवाइड होता है उसी पे ही अपनी ये लाइफ को मेंटेन करती हैं. मैनी ऑफ देम फेस थ्रेट्स टू देयर अ वे ऑफ लाइफ. तो बहुत से जो ये ट्राइबल्स हैं इनको थ्रेट्स यानी कि धमकियाँ मिलती हैं अपनी लाइफ के लिए और लिवलीहुड के लिए बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है. एंड द सर्च फॉर लैंड एंड द रिसोर्स टू मेंटेन देम, क्योंकि भाई अब सर्च अभी देखो भाई इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन की, फूड भी तो चाहिए, लैंड भी चाहिए, इसको मेंटेन करना होगा. Pressure from the commercial interest wanted to mine the resources which may exist in forest or a coastal poses another threat to the way of life and livelihood of forest dweller and tribal people as does the tourist industry. तो भाई अब देखो लैंड की ज़रूरत है, मगर ये देखो कितना जुड़ा हुआ है, देखो सिस्टम सारा जुड़ा हुआ है, अपने ध्यान से समझना है कैसे. जो देखिए अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, भाई धरती तो उतनी है, धरती का साइज थोड़ा बढ़ रहा है, धरती का तो साइज उतना ही है. अब भाई वो सारी नीड्स कंप्लीट करनी है, फुलफिल करनी है, तो उनके लिए करना क्या होगा, हमें और लैंड चाहिए, हमें जो फॉरेस्ट है और माइनिंग वगैरह यानी कि कुछ
फॉरेस्ट में भी उनको काम करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि वो जो सबकी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सके। मगर अगर हम देखें जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल पीपल हैं, वो भी तो उनका तो सारी पहले से ही वो अपना सारा गुजारा ही के ऊपर करते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट आर स्ट्रगलिंग, जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। Pressure from the commercial wanting to mine the resource which may exist in forest or the coastal poses another threat to the way of life and livelihood of a forest dweller and tribalize as their tourist industry। हमने पढ़ लिया। Government are struggling with a problem of how to protect these people and their habitat without at the same time एंडेंजरिंग डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अब सरकार इस तरह की नीतियां बनाना चाहती है कि भाई ये इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके, जो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके, और इनको भी और हम डेवलपमेंट भी कर सके, इनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं कंट्री का? दिस इज़ एन इशू दैट अफेक्ट ऑल सिटीजन नॉट जस्ट ट्राइबल पीपल। तो यस, इसके साथ वो क्या रहा है, सिर्फ ट्राइबल पीपल ही नहीं, सारी जो मोस्ट ऑफ द कंट्री के सिटीज़न हैं वो अफेक्ट होते हैं। To try and ensure an equal right and opportunity for all citizen cannot be a सिंपल मैटर ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो ये सिंपल मैटर नहीं है कि भाई सभी को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सिटीज़न को। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल में हैव अ डिफरेंट नीड। भाई अलग अलग ग्रुप के अलग अलग नीड होती हैं, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, एंड द राइट ऑफ द वन ग्रुप में अ कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट ऑफ अनदर। अगर हम एक सिटीज़न की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि एक के राइट दूसरे के राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। Equal rights for the citizen need not mean that the uniform policies have to be applied to all citizens since different groups of the people may be a different need। तो कैसे हम एक पॉलिसी बना सकते हैं एक जो सभी के ऊपर अप्लाई हो? नहीं, क्योंकि भाई सबकी नीड्स अलग अलग हैं, तो पॉलिसीज भी अलग अलग चाहिए। If the purpose is not just to make a policies which would apply in the same way to all people, but to make people more equal, the different needs and claim of people would have to be taken into account when framing policies। ओके, जब पॉलिसीज़ बनाने पे ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट को। व्हाट शुड बिकम क्लियर फ्रॉम दिस discussion is that the changes in the world situation, the economy, the society demand new interpretation of the meaning and the rights of the citizen, the form। तो भाई ये देखिए, ध्यान से समझना। तो क्या भाई ये आपको क्लियर हो गया होगा इस डिस्कशन से, जो चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड की सिचुएशन में, इकनॉमी में, सोसाइटी में, डिमांड क्या समय समय पे डिमांड भी चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, न्यू इंटरप्रिटेशन हो रही हैं। अब जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, द फॉर्मल लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप ओनली फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। यानी कि इसमें बदलाव समय समय पे आ रहा है जो राइट्स हैं सिटीजन्स के। while answering to some of the problem which may arise many not be easy to find, the concept of equal citizenship would mean that provide equal right and a protection to all citizens should be one of the guiding principle of a government policies। तो इससे ये है, ये हमें ये भाई इस प्रॉब्लम का आंसर करते हुए तो हमें ये ध्यान पे रखना होगा कि जो कॉन्सेप्ट है सिटीज़नशिप का, इक्वल सिटीज़नशिप का, इसमें क्या है, तो इसमें क्या करना है, प्रोवाइड करनी है इक्वल राइट्स, प्रोवाइड करनी है प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करनी है सभी सिटीज़न को, ताकि जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के वो अप्लाई हो सके। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हम पढ़ लेते हैं बॉक्सेस, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। तो बॉक्सेस भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी मैं आपको करवा देती हूँ। सिटीजनशिप, इक्वालिटी एंड राइट्स। ये देखिए,
ओके, सिटीजनशिप इज़ नॉट अ मेरली लीगल कॉन्सेप्ट। अगर सिटीजनशिप देखें, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज़ ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू अ लार्जर नोशन ऑफ इक्वालिटी एंड राइट्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इक्वालिटी एंड राइट्स के नोशन के साथ रिलेट करता है। A widely accepted formulation of the relationship was provided by the British sociologist, एक ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट हैं T.H. मार्शल। इन हिज बुक, उनकी बुक है सिटीजनशिप एंड द सोशल क्लास 1950s। मार्शल डिफाइंड सिटीजनशिप एज अ स्टेटस bestowed on those who are full members of a community। तो वो क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप वो पर्सन होते हैं जो फुल मेंबर होते हैं कि कम्युनिटी के। all who possess the status are equal with the respect of the rights and duties with which the status is endured। तो वो बोलते हैं इसमें जो सिटीजन होता है उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है, इक्वल वो राइट्स मिलते हैं और उनको ड्यूटीज़ भी होती हैं उनकी। द की कॉन्सेप्ट इन अ मार्शल्स आइडिया ऑफ सिटीजनशिप इज़ दैट ऑफ इक्वालिटी। तो उनका ये जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वालिटी के साथ रिलेट करता है। दिस इम्प्लाइज टू थिंग्स, फर्स्ट दैट द क्वालिटी ऑफ गिवन राइट्स एंड ड्यूटीज इम्प्रूव। तो अगर क्वालिटी है, जो क्वालिटी है राइट्स और ड्यूटीज़ की, वो इम्प्रूव हो। एंड सेकेंड, that the quantity of people upon whom they are bestowed grow। तो जो क्वांटिटी, जो जिन लोगों के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, तो उनकी ये क्वांटिटी भी बेस्टोड ग्रो हो। ठीक है। मार्शल सीज सिटीजनशिप एज इन्वॉल्विंग 3 काइंड ऑफ राइट्स। जो मार्शल है वो बोलते हैं जो सिटीजनशिप है इसमें 3 तरह के राइट्स होते हैं, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। सिविल राइट्स कौन से होते हैं? जो सिविल राइट्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ को, लिबर्टी को, प्रॉपर्टी को। जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं ये इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करने के लिए योग्य बनाते हैं, जिसमें प्रोसेस ऑफ द गवर्नेंस में। आगे सोशल राइट्स जो एक इंडिविजुअल है उसको देते हैं एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। टुगेदर दे मेक इट पॉसिबल फॉर अ सिटीजन टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। तो अगर शॉर्ट लैंग्वेज शब्दों में कहा जाए, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, तो जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप ये जो सारे राइट्स हैं वो एक पर्सन को डिग्निटी वाली, एक स्वाभिमान वाली ज़िंदगी देने के काबिल बनाते हैं। मार्शल सॉ सोशल क्लास एज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। मार्शल देखते हैं जो सोशल क्लास है उसमें इनइक्वालिटी पाई जाती हैं। सिटीजनशिप एंश्योर इक्वालिटी बाय काउंटरिंग द divisive effective of a class hierarchy। It thus facilitate the creation of a better integrated and a harmonious community। तो ये क्या करते हैं, वो जो सोशल क्लास है वो क्या है, उसमें क्या मैंने बताया ये आपको कि इनइक्वालिटी का सिस्टम है। जो सिटीजनशिप है वो क्या करती है, इक्वालिटी इंश्योर करती है। ओके, डिफरेंट जो हायरार्की है उसमें क्या करती है, वो इक्वालिटी प्रोवाइड करती है। तो ये एक जो सिटीजनशिप है वो एक फैसिलिटेट करती है ताकि बेटर एक कम्युनिटी, एक हारमोनियस और बेटर इंटीग्रेटेड कम्युनिटी बनाई जा सके। द सुप्रीम, देखो सिटीजनशिप, इक्वालिटी एंड राइट्स के बारे में ही देखना है। यहाँ पे एक और बॉक्स है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, उसमें क्या लिखा है। The Supreme Court gave an important decision regarding the right of slum dwellers in Bombay in response to the public interest litigation filed by the social activist Olga Talley against the Bombay Municipal Corporation in 1985। इम्पॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैसला है वो दिया था, किसके रिगार्डिंग, राइट्स ऑफ स्लम डिवेलपर्स के रिगार्डिंग ये फैसला था। बॉम्बे के थे। तो पब्लिक रिस्पॉन्स टू द पब्लिक लिटिगेशन फाइल किया था किसने, एक सोशल एक्टिविस्ट थे, इनका नेम याद रखना है, ओल्गा, OLGA, ओल्गा
टेलिस, TELLIS, ठीक है, ये थे अगेंस्ट बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और इन्होंने किसके विरुद्ध ये फाइल किया था केस? बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कब किया था? 1985 में किया था। द पटिशन क्लेम द राइट टू लिव ऑन अ पेवमेंट और अ स्लम बिकॉज दे आर अ नो अल्टरनेटिव अकोमोडेशन अवेलेबल क्लोज टू देयर अ प्लेस ऑफ वर्क। तो इसमें क्या होता है? तो ये जो पटिशन है इसमें क्लेम किया जाता है राइट टू लिव ऑन अ पेवमेंट। तो उनका वो बोलते हैं कि हमें भी पेवमेंट होते हैं ना, जो फुटपाथ होते हैं, उनके ऊपर रहने की राइट होना चाहिए। और इन अ स्लम, जहाँ स्लम में होना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ नो अल्टरनेटिव, क्योंकि इसके बिना उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है जिसके साथ मतलब वो अपने वर्क के साथ वो कुछ और कर सकें। अगर आराम भी ज़रूरी है तो वो पेवमेंट के ऊपर ही सो जाते हैं। इफ़ दे वर अ फोर्स टू मूव दे वुड लूज देयर अ लिवलीहुड एज वेल। अगर उनको वहाँ से मतलब जाने के लिए बोला जाएगा तो वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? द सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है, सुप्रीम कोर्ट जाने के जो हमारी सर्वोच्च अदालत है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीड द राइट टू लाइफ इंक्लूडिंग द राइट टू लाइवलीहुड। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला आता है कि जो आर्टिकल 21 है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो आर्टिकल राइट टू लाइफ है, इसमें राइट टू लाइवलीहुड भी इसका पार्ट है। Therefore, if the pavement dweller were to be evicted, they should first to or provided the alternative accommodation under the right to shelter। अगर भाई आप नहीं चाहते कि इस पे सोएं तो आप इसको और अल्टरनेटिव दीजिए, अपने इसको और अकोमोडेशन दीजिए जिसके ऊपर ये जिसमें ये रह सकें। ओके, तो ये देखिए, लेट्स डू इट भी देख लेते हैं। सर्वे, ये सर्वे करना है आपने। सर्वे 3 फैमिली ऑफ अ वर्कर वर्किंग क्लोज टू और इन योर होम और स्कूल, फाइंड आउट डिटेल अबाउट देयर लाइफ, वेयर इज देयर अ एंसेस्ट्रल प्लेस। यानी कि एंसेस्टर पता क्या होता है? जो उनके पूर्वज हैं, उनका प्लेस कहाँ पे है। व्हेन एंड वाई डिड दे कम हियर, वो क्यों यहाँ पे आए हैं। आपके आसपास देखना अगर कोई और परदेसी आकर बसा है। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ पे रहते हैं। हाउ मैनी पीपल शेयर द अकोमोडेशन, कितने लोग एक अकोमोडेशन, एक कमरे में ऐसे बोल सकते हो रह रही हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ फैसिलिटी आर अवेलेबल टू देम, किस किस तरह की उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। डू देयर चिल्ड्रन अटेंड स्कूल, क्या उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। तो ये देखिए, लेट्स थिंक। According to the official figure published about the land distribution in Zimbabwe, some 4,400 white family own 32% of the agriculture land, that is about a 10 meter hectares। ध्यान से सुनिए, एक ये देखो, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के जिम्बाब्वे ने एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसमें वो सम 4,400 वाइट फैमिलीज़ हैं, उनके पास 32% जो एग्रीकल्चर लैंड उनके पास है। ओके, दैट इज़ अबाउट 10 एम हेक्टेयर। अबाउट 1 मिलियन ब्लैक पीजेंट फैमिली, जबकि जो ब्लैक है ना, काली चमड़ी वाले पीजेंट हैं, किसान हैं, उनके पास कितनी है? उनके पास सिर्फ 16 मिलियन, एम मतलब मिलियन होगा, है ना, एम का मतलब मिलियन हेक्टेयर, दैट इज़ द 38% ऑफ द लैंड। तो देखिए कितना, ये देखिए कहाँ पे है, ये देखिए ये देखो फिगर कंपेयर कीजिए, ये ज़्यादा है और ये 1 मिलियन। मिलियन कितना होता है? एक, यानी कि 10 लाख, 10 लाख है ना। तो ये लिख लेना आप, 10 मिलियन, मिलियन ही लिख देती हूँ, है ना। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, है ना। तो 10 लाख कहाँ पे? ये 4,400। तो ये देखो कहाँ पे, इनके पास 32 है और इनके पास 38 है। वाइल द लैंड दैट इज विद द वाइट फैमिली इज अ फर्टाइल एंड इरीगेटेड, जो इनके पास लैंड है वाइट लोगों के पास, उनके पास तो लैंड है वो बहुत उपजाऊ है, वो इरीगेटेड है, अच्छा पानी आता है। द लैंड इन द हैंड ऑफ द ब्लैक पॉपुलेशन इज लेस फर्टाइल, जब उनके जो लैंड उनके पास है, जो ब्लैक चमड़ी वाले लोग हैं,
उनकी जो लैंड है वो कम फर्टिलाइज है और अनइरिगेटेड है. वाइल ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ द लैंड ऑनरशिप इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस दैट इट इज़ अ century ago the whites has taken the fertile land from the native people. तो ये हिस्ट्री से ये हमें पता चलता है जो नेटिव से ये जो वाइट से उन्होंने ये सारी ज़मीन हथिया ली थी. वाइट हैव नाउ बीन आ जिम्बाब्वे फॉर अ जनरेशन एंड कंसीडर देमसेल्फ एज अ जिम्बाब्वियंस. तो अब वो जिम्बाब्वे बन गए हैं और खुद अपने आप को जिम्बाब्वियंस बोलती हैं. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वाइट्स इन अ जिम्बाब्वे इज जस्ट 0.06% of the population. In year 1997, the president of Zimbabwe, Mugabe, announced the plans to take over around 1,500 farms. What idea from citizenship would you use to support or oppose the claim of black and white सिटीजन्स ऑफ अ जिम्बाब्वे? तो ये भी आपने पढ़ लेना है. पता है क्या है बच्चे, आप ना ये देखो, एक तो ना कंसेप्ट क्लियर करना होता है. कंसेप्ट क्लियर कर लिया, अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा वीडियो पीछे करके देख लो, है ना. और उसके बाद खुद भी पढ़िए. तो खुद पढ़ोगे ना, अगर कोई सी वर्ड में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप फिर दोबारा से उसको फाइंड आउट कीजिए. तो इस तरह से होती है पढ़ाई भाई साहब. ओके, गॉड ब्लेस यू.